बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बढ़िया रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इससे पहले हमने अपनी क्लास में क्या लिया था, क्या पढ़ाया था? गद्य खंड से पाठ 1 स्वयं प्रकाश द्वारा रचित कहानी कौन सी थी? नेताजी का चश्मा। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इससे क्वेश्चन आंसर भी जल्दी हो जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे इसका अध्याय 2 रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, और रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित ये रेखा चित्र हैं बाल गोविंद भगत। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इनको। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रामवृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में कि रामवृक्ष बेनीपुरी कौन थे। रामवृक्ष बेनीपुरी शुक्लोत्तर युग के महान कवि थे। किस युग के? शुक्लोत्तर युग के थे। इनका पूरा नाम था रामवृक्ष बेनीपुरी। बेनीपुरी इनका कोई उपनाम नहीं था। बेनीपुरी ये बेनीपुर गांव के रहने वाले थे, इसलिए इनका उपनाम बेनीपुर से जोड़ दिया गया। ठीक है, तो इनका नाम पड़ा रामवृक्ष बेनीपुरी। इनके पिताजी का नाम जो था वो था श्री फुलवंत सिंह। ठीक है, इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सन 1899 में हुआ था। ठीक है, इनके माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया था। ठीक है, और इसीलिए इनकी शिक्षा बहुत अच्छे से नहीं हो पाई। इन्होंने मैट्रिक ही पास की थी, उसके बाद ये स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़े थे। उस समय आज़ादी का बहुत जोश चल रहा था, लोग आज़ादी की लड़ाई कर रहे थे, तो ये भी उन्हीं के साथ में अपना आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े और कई बार वे वहाँ से जेल में गए, जहाँ पर उनकी जो दोस्ती थी, मित्रता थी, वो जयप्रकाश नारायण जी से हुई। ठीक है, तो इनकी शिक्षा सिर्फ केवल मैट्रिक ही तक रही, उसके आगे वो पढ़ाई नहीं कर पाए। इन्होंने रचनाएं कम से कम इन्होंने 80 पुस्तकें लिखी, जिनमें इनकी कहानियाँ हैं, नाटक हैं, जीवनियाँ हैं, संस्मरण है, रेखा चित्र हैं आदि बहुत सी विधाएं इन्होंने लिखी, और इनकी 80 पुस्तकें हमारे मतलब प्रकाशित हुई हैं। ठीक है, इनके प्रमुख नाटक थे आम्रपाली, सीता की माँ, अमर ज्योति, शकुंतला, रामराज और गांव के देवता। ठीक है, इन्होंने जीवनी लिखी है जयप्रकाश नारायण की, क्योंकि वो उनके संपर्क में जेल में काफ़ी दिनों तक रहे और जयप्रकाश नारायण ने इनको जेल से भगाने की भी कोशिश की थी। ठीक है, तो वो उनके संपर्क में इतना रहे थे कि वो उनके स्वभाव से बहुत अच्छी तरह से परिचित थे, तो उन्होंने उन्हीं की केवल जीवनी लिखी है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी की, और कार्ल मार्क्स की जीवनी उन्होंने लिखी है। ठीक है, इन्होंने संस्मरण और निबंध लिखे, जिनमें प्रमुख है इनके पंतों के देश में, लाल तारा, कैदी की पत्नी, माटी, गेहूं और गुलाब इनका बहुत अच्छा निबंध है, जो कि बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त किया, जंजीरें और दीवारें, मील के पत्थर आदि। ठीक है, इनकी प्रमुख कहानी थी चिता के फूल इनकी प्रमुख कहानी थी, और रेखा चित्र इनका माटी की मूर्ति और बाल गोविंद भगत, जो कि अभी हम आगे आपको पढ़ाएंगे। रेखा चित्र, माटी की मूर्ति और बाल गोविंद भगत। विशेष उपाधि इनको मिली थी कलम का जादूगर इनका विशेष उपाधि थी, क्योंकि वो ऐसी शायरी लिखते थे, इस शायरी में लिखते थे कि पात्र जो होता था वो सजीव उड़ता था। ठीक है, तो उनकी कलम में इतना जादू था कि जो भी कहानी, रेखा चित्र, संस्मरण, निबंध कुछ भी वो लिखते थे, तो ऐसा लगता था कि वो पात्र जो था वो सजीव होता था, कोई भी दृश्य वो ऐसा लगता था कि वो हमारे आंखों के सामने ही हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इनको उपाधि दी गई थी कलम का जादूगर। कलम का सिपाही कौन था? कलम का सिपाही प्रेमचंद्र थे, बताया हमने आपको, कलम का सिपाही प्रेमचंद, और कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी थे। इनकी साहित्य की विशेषताएं, अब आता है इनकी साहित्य की विशेषताएं कि इन्होंने अपने साहित्य में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान किस शीर्षक को दिया। ठीक है, तो जिस समय ये लेखन कार्य में आए, उस समय तो ये स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो उस समय इन्होंने स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता, राष्ट्र का विकास, समाज सुधार और जो उनके रचनाओं में ये प्रमुख चीज़ें थी। ठीक है, भाषा शैली, बात आती है भाषा शैली, तो उनकी जो भाषा थी वो भाव के अनुकूल और पात्रों के अनुकूल होती थी। भावों के अनुकूल और पात्रों के अनुकूल होती थी। इनकी भाषा सरल, स्वाभाविक, खड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग किया। तत्सम, तद्भव, अंग्रेजी, फारसी,
शब्दों के साथ साथ इन्होंने आगत शब्दों का प्रयोग किया। आगत मतलब आगत फारसी के कुछ शब्द जैसे सजा, सफ़ेद, ठीक है, और फारसी जैसे नुक्ता, इसमें नुक्ता लगाते हैं, ठीक है, उन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया। जैसे कॉलेज, कॉलेज में क्या होता है, का के ऊपर हम अर्धचंद्र बनाते हैं, तो ये हमारे आगत वर्ण है, ये आगत व्यंजन है, ठीक है। तो इन्होंने आगत शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया। कॉपी, कॉफ़ी, कॉलेज, ये सब आगत हैं। तो इन्होंने इन शब्दों का बहुत ही अच्छे से प्रयोग किया। मुहावरों का प्रयोग किया, लोकोक्तियों का प्रयोग किया, खड़ी बोली का तो वो बहुत अच्छे से प्रयोग करते थे, और सूक्तिपरक प्रतीकात्मक शैली का इन्होंने प्रयोग किया। कौन सी? सूक्तिपरक और प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया। इनकी मृत्यु सन 1968 में हुई। कब हुई इनकी मृत्यु? सन 1968 में हुई, ठीक है। तो ये तो रहा रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय। और आज हम पढ़ेंगे बाल गोविंद भगत रेखा चित्र। अब रेखा चित्र किसे कहते हैं? रेखा चित्र जब लेखक शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या दृश्य का इस प्रकार वर्णन करता है कि आंखों के आगे उस व्यक्ति, वस्तु और दृश्य का चित्र खींचता चला जाए, ठीक है। जैसे जैसे हम वर्णन करें वैसे वैसे आपके सामने एक आपके दिमाग में एक बनता जाए, रेखा चित्र बनता जाए कि ऐसा 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 हुआ होगा, ठीक है। तो जब लेखक शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या दृश्य का इस प्रकार वर्णन करता है कि आंखों के सामने उस व्यक्ति, वस्तु या दृश्य का चित्र खींचता चला जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेखा चित्र कहते हैं। तो ऐसे ही वर्णन उन्होंने इसलिए रामवृक्ष बेनीपुरी ने अपने बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से किया। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने ऐसे विलक्षण व्यक्ति का वर्णन किया है जो संसार में तो रहता है, सामाजिक भी है, लेकिन समाज से वो परे है, यानी समाज से वो अलग है, दिखता है। उसमें मनुष्यता है, यानी मानवता है, लोक संस्कृति है, यानी संस्कृति के सारे लक्षण उसके अंदर है, सामूहिक चेतना का प्रतीक है, मतलब समूह में रहना उसे अच्छे से आता है, ठीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से उसे कोई सन्यासी नहीं होता, ठीक है, कि मतलब हमने भगवा वस्त्र पहन लिया तो हम सन्यासी हो गए, हमने जटाएं रख ली और बड़ी बड़ी जटाएं रख ली तो हम सन्यासी दिखेंगे, मतलब वेशभूषा से सन्यासी नहीं होना चाहिए। इस कहानी के इस रेखा चित्र के माध्यम से लेखक यही कहना चाहता है कि वेशभूषा से या बाह्य आडंबरों से हम सन्यासी नहीं होते, सन्यासी हम होते अपने कर्मों से होते हैं, ठीक है, अपने कर्मों से। क्योंकि सन्यास क्या है? सन्यास का आधार क्या है? जीवन में मानवीय सरोकार होना, यानी मानवता के लक्षण होना, ठीक है, वो सन्यासी है। ना कि हमने भगवा वस्त्र पहन लिए, हमने बड़ी बड़ी चोटियां बना ली, हमने दाढ़ी बढ़ा ली और हम सन्यासी हो गए, घर से बाहर जंगल में रहने लगे, ठीक है। तो बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं, जबकि वो रहते कहाँ है? समाज में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं और अपनी हर प्रकार जैसी दिनचर्या लोग आम मनुष्य की होती वैसी दिनचर्या इनकी है, लेकिन लेखक ने इनको क्या कहा? सन्यासी कहा, ठीक है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता और भी है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से इन्होंने ग्रामीण जीवन की बिल्कुल ही सजीव झांकी प्रस्तुत की है। जैसे गांव में होता है, आप जब इस लेसन को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप किसी गांव में हैं और गांव का दृश्य बाकायदा देख रहे हैं, आपके आंखों के सामने गांव का दृश्य हो रहा है। तो अब हम पढ़ेंगे बाल गोविंद भगत का चैप्टर। तो आइए अपनी पुस्तक खोलिए और हमारे साथ पढ़िए। तो हम पढ़ेंगे बाल गोविंद भगत, ठीक है। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मझोले मतलब ना ही ज़्यादा लंबे ना ही ज़्यादा छोटे, गोरे चिट्टे मतलब गोरे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे, 60 से ऊपर के ही होंगे, यानी 60 वर्ष से ऊपर के। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। वो कैसे थे? 60 साल से ऊपर की उम्र के थे और उनके बाल कैसे थे? वो पक गए थे, यानी सफ़ेद हो गए थे। उन्होंने कोई भी लंबी दाढ़ी या जटाएं, जैसे साधु लोग रखते हैं जटाएं, वो तो नहीं रखते थे, लेकिन जो उनका चेहरा था वो सफ़ेद बालों से हमेशा ढका रहता था और सफ़ेद बालों से उनका चेहरा जो रोशन रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। वे बहुत कम कपड़े पहनते थे, एक कमर में लंगोटी पहनते थे
और कबीर दास जी जैसे अपने वो लगाते थे अपनी टोपी, कपड़ा साफा टाइप का बांधते थे, वैसे ही वो भी पहनते थे। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। कमली मतलब कंबल। और जब जाड़े का ऋतु आती है, जाड़े का मौसम आता है, तो वो अपनी ठंड से बचने के लिए सिर्फ एक काला कंबल अपने ऊपर ओढ़े रहते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामनंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। ठीक है। उनका जो माथा था वो हमेशा चंदन से चमकता था, मतलब चंदन का टीका लगाते थे। और जो वो टीका लगाते थे वो कहाँ से शुरू होता था, वो नाक के एक छोर से लेकर, जैसे औरतें सिंदूर लगाती हैं कि नाक से लेकर पूरा सिंदूर तक, मतलब पूरी मांग भर लेती थी, वैसे ही वो टीका लगाते थे। और गले में तुलसी की माला पहनते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। अब लेखक इनसे परिचय है, लेखक का बाल गोविंद से परिचय है, तभी उन्होंने इनका रेखा चित्र खींचा हुआ है। उन्होंने बताया कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने बाल गोविंद जी के बारे में बताया कि जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि वो कैसे थे, मंझोले कद के थे, 60 के ऊपर के थे और कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। उनका मुंह कैसे ढका रहता था, सफ़ेद बाल रखा था। तो उससे ये ना समझा जाए कि वो साधु थे, वो बिल्कुल गृहस्थ थे। गृहस्थ मतलब घर में रहने वाले, जैसे आम इंसान घर में रहते, समाज में रहते, वैसे ही थे। उनकी पत्नी बहुत पहले ही, गृहिणी मतलब पत्नी, उनकी जो पत्नी थी वो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। और उनके बेटे और पतोहू मतलब बहू, बेटे की पत्नी को हम पतोहू बोलते हैं। और उनके बेटे और बहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी थी, मतलब थोड़ी सी खेती बाड़ी थी उनकी, थोड़ा ज़मीन थी कृषि करने योग्य, और एक अच्छा साफ सुथरा मकान था। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार करते। वो खेती बाड़ी करते थे, मतलब कृषि का काम करते थे, अपना परिवार भी, बेटे और बहू को भी संभालते थे। बाल गोविंद भगत और साधु थे, मतलब वो अलग साधु नहीं थे कि वो संन्यास ले लियो और जंगल की ओर चले गए, अपना परिवार छोड़ दिया। वो साधु थे, अपने स्वभाव से साधु थे। ठीक है। और साधु की सारी परिभाषा, जो साधु की परिभाषाएं होती हैं, वैसे वो उस पर खरे उतरे। कबीर को वो अपना सब कुछ मानते थे, अपना गुरु, अपना साहब मानते थे। और उन्हीं के जो गीत थे वो गाया करते थे हमेशा। वे कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, उन्हीं के आदेश पर चलते थे, मतलब उनके जो कहते थे वैसा ही वो करते थे। और सभी के साथ खरा व्यवहार रखते। खरा मतलब सभी के साथ अच्छा, मतलब अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा कहने में उनको जरा भी झिझक नहीं होती थी। ठीक है। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते हैं। खामखा मतलब बेवजह। वे सभी से दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, मतलब जो बात है स्पष्ट कहने में वो कभी भी संकोच नहीं करते थे। ठीक है। और किसी से बेवजह झगड़ा भी नहीं करते, किसी की चीज़ नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। किसी से कोई चीज़ मांगते नहीं थे और बिना पूछे उसको इस्तेमाल भी नहीं करते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कुतूहल मतलब आश्चर्य, मतलब वो अपने नियम में इतने पक्के थे कि वो कभी भी ना झूठ बोलते थे, ना किसी के फालतू झगड़ा करते थे। और इतना उनका जो जीवन था वो इतना बारीक था, उनके जो नियम थे, सिद्धांत थे, वो इतने बारीक थे कि लोगों को आश्चर्य होता था कि ये व्यक्ति कैसे इन सब को निभा ले जाता है। कभी वो दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। ठीक है। अक्सर क्या होता है, लोग दूसरों के खेत में शौच के लिए चले जाते हैं, लेकिन वो ऐसा कदापि नहीं करते थे। वो अपने ही खेत में शौच के लिए जाते थे। वो गृहस्थ थे और उनकी सब चीज़ साहब की थी। उनको लगता था जो भी ईश्वर ने, मतलब जो भी मेरे पास चीज़ें हैं, जो भी खेती है, कुछ भी है, एक भी वस्तु जो भी है, वो साहब की देन है। साहब मतलब कबीर जी की देन है। वो कबीर को अपना सब कुछ मानते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीर पंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। क्या होता था बच्चों
कि उनके खेत में जितना भी अनाज पैदा होता था वो उसे अपने सर पर लाद लेते थे और उनके घर से 4 कोस दूर पर साहब का दरबार था। साहब मतलब कबीर जी का दरबार था, जहाँ पे वो अपना सारा अनाज ले जाते थे, उनको भेंट चढ़ाते थे और वहाँ के लोग क्या करते थे, दरबार में उनको भेंट स्वीकार करते थे और उसके बाद जो बचता था वो उनको प्रसाद के रूप में दे देते हैं। उसी प्रसाद से वो अपना पूरा गुजर चलाते थे, मतलब अपना गुजारा करते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, मुग्ध मतलब मोहित था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। क्या था कि बाल गोविंद को कबीरदास के जो पद थे वो गाने में बहुत ही आनंद आता था, तो वो हमेशा उसको गुनगाते थे और उनके जो कंठ से जो मधुर स्वर निकलता था वो ऐसा लगता था कि बिल्कुल सजीव हो उठे हैं। आषाढ़ की रिमझिम है। आषाढ़ मतलब आषाढ़ का मौसम था, आषाढ़ यानी कि बारिश का मौसम था। रिमझिम मतलब बारिश होती है आषाढ़ के मौसम में। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। समूचा यानी सारा गांव खेतों में उतर पड़ा। क्यों? क्योंकि बारिश के महीने में क्या होता है, धान की रोपाई होती है, धान लोग बोते हैं, तो सारे गांव के लोग क्या थे, धान की बुआई के लिए वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, रोपनी मतलब रोपाई, धान की रोपाई। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। कलेवा मतलब सुबह का नाश्ता को कलेवा बोलते हैं। मेड़ पर बैठी हैं। मेड़ क्या होती है बच्चों? मेड़ बनती है एक खेत दो खेतों को अलग अलग करने के लिए, ताकि वहाँ पर पानी का बहाव हो सके। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। आषाढ़ के मौसम में यानी कि जब बरसात का मौसम होता है तो क्या होता है, आसमान बादलों से घिरा रहता है और धूप नहीं निकलती। सभी आजकल हो रहा है। ठंडी पुरवाई चल रही है। पुरवाई मतलब जब पूरब दिशा से हवा चलती है तो उसको हम बोलते हैं पुरवाई। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है? यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। क्या हो रहा है, आसमान में बादल घिरे हुए हैं, धूप का नाम नहीं है, ठंडी पुरवाई चल रही थी। ऐसे में जो बाल गोविंद थे अपने खेत में धान की बुआई करते करते अपने कबीरदास जी के पदों को गाने लगते हैं और लोगों के कानों में उनके सुर सुनाई पड़ते हैं, जो कि सभी के कानों को कैसे लगते हैं, मधुर लगते हैं और उनको काम करने में और अधिक मन लगता है। ठीक है। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का ये संगीत है या जादू। मतलब कहने का कि बाल गोविंद जब गाना गाते हैं, कबीरदास जी के पद गाते हैं, तो लोगों के उसमें इतना रम जाते हैं। सभी गाँववासी धान रोपते रोपते इतना रम जाते हैं, उसमें इतना लीन हो जाते हैं कि कुछ लोग तो मतलब इतना लीन हो जाते हैं भक्ति में कि उन्हें लगता है कि मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूँ, स्वर्ग में बैठा हूँ। कुछ लोग इसी पृथ्वी पर बैठे हुए और उस संगीत का आनंद लेते हैं। बच्चे आराम से खेल रहे होते हैं और जो औरतें मेड़ पर बैठी हुई थी, नाश्ते के लिए बैठी हुई थी सुबह के, और वो कभी कभी होता है ना, संगीत कोई गाता है तो इतना अच्छा लगता है कि हमारा खुद गाने का मन होता है। तो जो औरतें थीं वो बाल गोविंद के संगीत को सुनकर खुद भी गुनगुनाने साथ में गुनगुनाने लगती थी। हलवाए मतलब जो हल चला रहे थे वो भी क्या करते हैं, अपने पैरों को ताल से उठाने लगते हैं। क्या होता है ना, हम नाचने लगते हैं, जब संगीत बहुत अच्छा लगता है तो हमारे पैर भी अपने आप नाचने के लिए उठने लगते हैं। और जो रोपनी कर रहे थे यानी कि जो धान की रोपाई कर रहे थे धान के पौधे की, और उनकी उंगलियां जो थी एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। मतलब कि वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाते हैं और बहुत जल्दी में रोपाई करने लगते हैं, क्योंकि बाल गोविंद के जो संगीत का जादू ऐसे ही था कि सभी लोग उसमें मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अधरतिया मतलब बीच रात में, ठीक है, आधी रात में। भादों की वह अंधेरी अधरतिया मतलब आधी रात या बीच रात में। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार, मूसलाधार मतलब बहुत तेज वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में अपने कुछ नहीं सुना हो
किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। कहने का मतलब कि भादों की आधी रात में क्या होता है कि मूसलाधार वर्षा खत्म हुई थी और बादलों की जो गड़गड़ाहट थी और बिजली की जो कड़कड़ाहट थी वो चल रही थी, किंतु अब झिल्ली की झंकार मतलब जो झंकार थी इनकी बिजली की और बादलों की, या दादुर मतलब मेढकों की, दादुर मतलब मेढकों की आवाज़ कैसी होती है, टर्टर। मेढकों की आवाज़ बाल गोविंद के संगीत को अपने शोर से, कोलाहल मतलब अपने शोर से कम नहीं कर सकती थी, डुबो नहीं सकती मतलब कम नहीं कर पा रही थी। उनकी खंजड़ी बेटा एक वाद्य यंत्र होता है जो ढपली की तरह होता है, जिसको बजाते हैं। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है, डिमक डिमक मतलब धीरे धीरे बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना, हाँ पिया तो गोद में ही है किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है चिहुक उठती है। ठीक है, ये कौन सा गाना गा रहे हैं? ये एक लोकगीत है जो कि गांव का गीत है। ठीक है, गांव में अक्सर लोग इसी तरह से गाने गाते हैं, लोकगीत गाते हैं। क्या है लोकगीत इनका? गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना, हाँ पिया तो गोद में ही है किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे ना चौंका देता। अब अचानक से रात के समय जब मूसलाधार वर्षा खत्म हुई हो तो अचानक से जब वो ये गाना गाते हैं, अकस्मात मतलब अचानक से जब गाना गाते हैं अंधेरी रात में, तो ऐसा लगता है कि कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे ना चौंका देता। जैसे बिजली चमकती है तो लोग चौंक जाते हैं, वैसे ही इनके गाना सुनकर लोग चौंक जाते हैं। अरे अब सारा संसार निस्तब्ध में सोया है। निस्तब्ध मतलब सन्नाटे में सोया हुआ है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, यानी सारा संसार जो है वो आधी रात में सोता ही रहता है, लेकिन जो इनका संगीत है वो अभी भी चल रहा है। वो हमेशा वो कभी भी उसको गाना गाते रहते हैं। जाग रहा है, जगा रहा है और लोगों को गा के जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, है ना। कौन सा गाना गा रहे हैं? तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। मतलब वो कुछ भी गाना गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा खुश मिजाज हैं और अपने वेश परिवेश के अनुसार ढलने वाले में से हैं। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई। प्रभातियाँ होता है बच्चों प्रभात में, यानी सवेरे गाया जाने वाला गाना। ठीक है, कार्तिक का महीना आया तो बाल गोविंद की भगत की प्रभातियाँ शुरू हो गई, जो फागुन तक चला करती। फागुन मतलब होली के महीने तक। ठीक है, फागुन तक चला करती। इन दोनों वह सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। इस समय वो क्या करते? सवेरे सवेरे ही उठते और तुरंत जगते हैं और उसके बाद वो नदी में स्नान करने के लिए जाते, जो उनके गांव से कितनी दूर थी? 2 मील दूर थी। वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहरी पोखरे के ऊंचे भेड़े पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। क्या हुआ बच्चों कि कौन से महीने में? फागुन के महीने में वो उठ के सुबह उठ के नदी में स्नान करने के लिए चले जाते थे। कहाँ पर? गांव से लगभग 2 मील दूर। और वहाँ से जब वो नहा के लौटते तो पोखर मतलब तालाब के ऊंचे भेड़े पर, भेड़े मतलब जो बाउंड्री बनी होती है उसको बोलते हैं भिंडे पर, अपनी खंजड़ी मतलब वाद्य यंत्र बजाने वाला बाजा, जिसमें जो ढपली के आकार का होता है, लेकर बैठ जाते और अपने गाने टेरने लगते, मतलब गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, मतलब लेखक कहता है अपने बारे में कि मैं शुरू से ही मतलब मुझे देर तक सोने की आदत है, लेकिन एक दिन माँ के उस दांत की किटाने वाली भोर में भी
लेकिन माँ के महीने में नहीं कि जाड़े के मौसम में, जाड़े के मौसम में खूब ठंडी पड़ती ना, यानी जनवरी का महीना, उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। उनका संगीत मुझे पोखरे तक ले आया, लेकिन उनके संगीत में इतना जादू था कि इतना आकर्षण था उनके संगीत में कि इतनी ठंड में भी जो लेखक को वहाँ तक वो खींच लिया जहाँ पे वो गाना गा रहे थे। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, अर्थात अभी रात ही थी, उजाला नहीं हुआ था, यानी कि सवेरा नहीं हुआ था। पूरब में लोही लग गई थी, लोही मतलब लालिमा, लोही मतलब सूरज की लालिमा लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। शुक्र तारा लाल रंग का होता है ना। खेत बगीचे सब पर कुहासा छा रहा था, कुहासा मतलब कोहरा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था, और सारा मतलब जो आसपास का वातावरण था वो अजीब रहस्य से घिरा हुआ लग रहा था। आवृत मतलब घिरा हुआ लग रहा था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थीं। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था कि दुतारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। क्या हुआ बच्चों कि जब ऐसे रहस्यमय वातावरण में एक कुश होती है, एक नुकीली घास की चटाई पर पूरब की ओर मुँह करके बैठे, काले कम्बल को ओढ़े हुए बाल गोविंद जो थे अपनी खंजड़ी लेकर बैठे, उसको बजा रहे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था कि वो लगातार बातें किए जा रहे थे। शब्दों का तांता मतलब लगातार बातें करना, और जो उनकी उंगलियां थी वो खंजड़ी बजा रही थी। वे गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने उसी में लीन हो जाते, तल्लीन हो जाते कि इतने सुर से वो गाते, और उत्तेजित मतलब इतना जोश आ जाता है उनमें कि उनको इतना जोश में भर जाते हैं कि कब वो खड़े होकर नाचने लगे ऐसा लगता था। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती, और जो उनका कंबल था वो नाचते वक्त उनके सर से सरकने लगती थी। मैं जाड़े से कपकपा रहा था। उस समय इतना जाड़ा था कि लेखक जो था वो जाड़े में काँप रहा था, लेकिन तारे की छाँव में भी, लेकिन उस टिमटिमाते तारे की छाँव में जो उनके मस्तक पर उनके श्रम के बिंदु थे, यानी कि जो वो कार्य कर रहे थे, अपने कंबल ओढ़े हुए वो गाना गा रहे थे, बार बार नाच रहे थे खुशी में, तो उससे क्या रहता, उनकी जब तब चमक ही पड़ते। उनके जो श्रम के बिंदु थे, यानी कि उनकी जो मेहनत थी वो चमक रही थी। उनका जो चेहरा था, उनका जो तेज था वो चमक रहा था, उनके चेहरे पे एक तेज था। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने आज हम यही तो पढ़ाएंगे आपको। आगे का शेष भाग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। इसको जितना भी हमने पढ़ाया है इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, और जहाँ कोई परेशानी हो वो हमसे आप पूछ सकते हैं अपनी डाउट क्लास में। तो इसके आगे का बच्चों हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए फिर बाय बाय।